याद कीजिए, लोग कहते थे कि बिहार के अंदर से कास्ट पॉलिटिक्स खत्म करना इम्पॉसिबल है। सालों तक यही नैरेटिव बनाया गया कि बिहार की राजनीति कास्ट के बिना, जाति के बिना चल ही नहीं सकती। लेकिन 2025 के बिहार चुनाव में जो हुआ है उसने इस पूरे मिथ को चकनाचूर कर दिया है। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इससे साफ दिख रहा है कि एनडीए को एक बड़ी जीत हासिल होते हुए आपको देखने को मिलेगी। Screaming one thing, an NDA super sweep. The ruling NDA has won a historic victory. बिहार में फिर से एनडीए सरकार की ही बहार है। एक ऐसा स्टेट जहां पर कभी कास्ट बेस्ड वायलेंस इतना एक्सट्रीम था कि गांवों के गांव जला दिए जाते थे, लाशें सड़कों पर मिलती थी और पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट के इक्वेशन पर चलती थी। वो दशक जो लाल आतंक के खौफ में रहा, वो दशक जिसने बिहार में जाति के आधार पर खून खराबा करने वाली कास्ट आर्मी खड़ी कर दी, वो दशक जिसने रुमाल की तरह मुख्यमंत्रियों का बदलना देखा। उसी बिहार ने 2025 में ऐसा वर्डिक्ट दिया जिसने सारे पॉलिटिकल पंडितों की हवा निकाल कर रख दी है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा, राजद को ये यकीन नहीं हो रहा कि हमारे इतने कम कैसे आए। नेताओं का कहना है कि राहुल जी एक संत और तपस्वी आदमी हैं। बिहार में उन्होंने ऐसा तप किया कि पूरी की पूरी आरजेडी को ही भस्म कर डाला। नहीं, It's a big letdown for the opposition alliance. देश प्रताप ने बताया कि आखिर आरजेडी की क्यों हार हुई, महागठबंधन की क्यों हार हुई। The biggest rising star in Bihar politics witnessed such a dramatic downfall. आरजेडी का वो मॉडल जो दशकों तक बिहार को पकड़ कर बैठा था, यानी कि यादव और मुसलमानों का सो कॉल्ड अनबीटेबल फॉर्मूला, पहली बार टूट गया और टूटा भी ऐसा कि उसकी वापसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखती है। लेकिन सवाल ना ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। आखिर जो आरजेडी अपने कास्ट इक्वेशन पर इतना कॉन्फिडेंट था, आखिर क्यों उसे आज मुंह की खानी पड़ी है। यानी जो पार्टी 3 दशक तक जाति को, कास्ट को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती थी, आज वही पार्टी इस बार कास्ट की उस पॉलिटिक्स में बुरी तरीके से फंस गई है। लेकिन आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण बिहार ने दशकों पुरानी इस जाति पॉलिटिक्स को, कास्ट इक्वेशन को एक झटके में हवा में उड़ा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया, और सबसे मेन बात, इस नतीजे का बिहार के फ्यूचर पर क्या असर पड़ने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए, इस बिहार इलेक्शन में आरजेडी का एक तरीके से धराशायी होना और बीजेपी जैसी पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना ये दिखाता है कि इस इलेक्शन में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एक तरीके से हाशिए पर चली गई है। और ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स हमेशा से एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। लेकिन लोग ना इस बात को कम समझते हैं कि कास्ट फैक्टर जो है ना, वो बिहार के अंदर अचानक से डोमिनेंट फैक्टर नहीं बना था। इसके पीछे 20-25 साल की एक लंबी, हिंसक और दर्दनाक कहानी है। और इस कहानी को ना शॉर्ट में समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको 14 नवंबर 2025 के चुनावी रिजल्ट में क्या हुआ है उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझ में आए। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स ना 70s से ही बहुत गर्म हो गई थी, और इसका सबसे बड़ा रीजन था लैंड ओनरशिप। बेसिकली उस समय ना लैंड ओनरशिप जो था वो अनइक्वल था। अपर कास्ट ग्रुप्स के पास बड़े बड़े खेत होते थे, जमीन होती थी और प्रभाव होता था। लेकिन दूसरी तरफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट समुदाय जो था ना, वो खेतों पर काम करते थे या फिर टेनेंसी सिस्टम में फंसकर रह गए थे, और ये सब कुछ ना लीगल था, पेपर्स पर था, अंग्रेजों के समय से था। धीरे धीरे इसी बढ़ते हुए अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ना बिहार में नक्सल मूवमेंट ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया, और यहीं से बिहार की धरती पर खून बहना आरंभ हो गया। जैसे ही नक्सल वायलेंस शुरू हुआ, लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदारों ने भी आर्म्ड रिटेलिएशन शुरू कर दिया। यानी कास्ट के नाम पर हिंसा का पहला बीज 70s में ही बो दिया गया था, जो आगे चलकर पूरा जंगल बनने वाला था। और इस उबलते माहौल के बीच में ना देश भर के अंदर कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट हुआ था, सरकार गिरी थी और इसकी गूंज बिहार तक पहुंची थी। लोग करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर थे, और इसी दौरान जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की कमान संभाली और जेपी मूवमेंट पूरे बिहार में फैल गया। और इसी आंदोलन के दौरान ना एक नया चेहरा बिहार की राजनीति में उभरा, लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, वही शख्स जो आगे चलकर बिहार को 50 साल पीछे धकेलने वाला था। खैर, धीरे धीरे ना लालू यादव ने पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और यादव समुदाय को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण देखते ही देखते इस आंदोलन के दौरान लालू यादव पॉपुलर होने लग गया। वो खुद को बैकवर्ड कास्ट का मसीहा बनाकर प्रोजेक्ट करने लग गया, ये कहते हुए कि अब वो ही इनको सामाजिक न्याय देगा। यादव वोट बैंक और बैकवर्ड कम्युनिटीज उनके पीछे लाइन में खड़ी होने लगी, और यही वो समय था जब पहली बार बैकवर्ड कास्ट कंसोलिडेशन एक मैसिव फोर्स की तरह सामने आया। अब जहां लालू यहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को शुरू कर चुके थे, उसी दौरान कांग्रेस भी इस आग में कूद चुकी थी, मंडल कमीशन लागू करके। अब जिनको नहीं पता ना, उनको शॉर्ट में बता देता हूं कि बेसिकली उस समय ना भारत के अंदर राम मंदिर मूवमेंट के कारण पिछड़ी जातियां भी एक तरफा बीजेपी के साथ हो रही थी, जिसके कारण वीपी सिंह ने बीजेपी की तरफ हो रहे बैकवर्ड कास्ट के कंसोलिडेशन को रोकने के लिए मंडल कमीशन की घोषणा कर दी। और इससे ना पूरे देश के अंदर वायलेंस होने लगा। लेकिन बिहार में मंडल कमीशन का इम्पैक्ट
बाकी भारत से कई गुना ज्यादा वायलेंट साबित हुआ। असल में मंडल कमीशन ने बिहार में कास्ट राइवलरी को इतना गंदा, इतना टॉक्सिक बना दिया कि समाज दो हिस्सों में टूट गया। एक तरफ बैकवर्ड और दलित कंसोलिडेशन और दूसरी तरफ अपर कास्ट इनसिक्योरिटी। आगे चलकर लालू यादव ने खुद इस पूरी पॉलिटिक्स को अपने फेवर में वेपनाइज किया। लालू ने ओपनली अपर कास्ट के खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन छेड़ दिया, भूरा बाल साफ करो, जिसका लिटरल मीनिंग था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इन सभी कास्ट को ना, इन सभी जातियों को साफ करके रख दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि पिछड़ी जाति, मुस्लिम और यादवों का एक तरफा समर्थन जो था वो लालू यादव को पावर में लेकर आता था। जिसके बाद लालू ने बिल्कुल खुलकर कहा कि अब दबने का जमाना गया, अब हमारी सरकार है, अब दबाओ। बस फिर क्या था, इसी माइंडसेट ने पूरे बिहार के अंदर कास्ट बेस्ड रिटेलिएशन की आग भड़का दी। कई जगहों पर बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज ने एग्रेसिवली अपर कास्ट विलेजेस को टारगेट करना आरंभ कर दिया। रातों रात पूरे बिहार के अंदर अपर कास्ट के खिलाफ वायलेंट कैंपेन्स छेड़ दिए गए, गांव के गांव साफ कर दिए गए, अपर कास्ट के टारगेटेड हत्याकांड होने लगे। और ये मैं कोई एग्जैजरेटेड चीज नहीं कह रहा हूं, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बिहार में इस 25 से 30 साल के कालखंड के अंदर 72 नरसंहार हुए हैं। और ये सब कुछ रैंडम नहीं था, ये ऑर्गेनाइज्ड कास्ट वॉरफेयर था जो अपर कास्ट के खिलाफ छेड़ दिया गया था। एमसीसी वाले 70s, 80s और 90s में अपर कास्ट के गांवों में घुसते थे और नरसंहार करके निकलते थे। एंड गेस व्हाट, पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि लालू सरकार उन्हें पूरी तरीके से पैरालाइज करके रखती थी। और इसका ना कारण भी था, लालू का पूरा पॉलिटिकल मॉडल इसी तरीके से चलता था। पूरा स्टेट पोलराइज रखो, कास्ट को हर इशू से बड़ा रखो, डर को पैदा करो, ताकि बैकवर्ड कास्ट ब्लॉक जो है ना वो कभी टूटे ना। और इसी तरीके से लालू ने खुद को यादव, दलित और बैकवर्ड कास्ट का मसीहा बना लिया और वहां से उसकी ब्रांडिंग बन गई, हम गरीबों के नेता। इस पूरी राजनीति से जहां लालू यादव एक तरफ और पावरफुल होता चला गया, वहीं दूसरी तरफ कास्ट बेस्ड वायलेंस दिन ब दिन और एक्सट्रीम होता चला गया, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि अब फिर दूसरी जो कास्ट कम्युनिटीज थी ना, उन्होंने भी काउंटर अटैक करने के लिए अपनी प्राइवेट मिलिशियाज बना ली। भूमिहारों ने रणवीर सेना बनाई, कुर्मियों ने भूमि सेना बनाई, राजपूतों ने कुंवर सेना बनाई और इसी तरीके से राजपूत और अपर कास्ट मुस्लिम्स ने सनलाइट सेना बना ली। और भी ना जाने कितनी जातियों ने कितनी सेनाएं बना ली। और फिर क्या था, ये रिटेलिएशन की साइकिल उसके बाद लंबे समय तक नहीं रुकी, जिसके कारण कास्ट बेस्ड वायलेंस और भी गंदा होता चला गया। ऑफ कोर्स इसमें से कई कास्ट बेस्ड मिलिशियाज जो थे ना, वो लालू के आने से पहले ही बन गए थे, पर लालू के आने के बाद ये और ज्यादा एक्टिव हो गए। यानी ये ना एक पूरी कहानी सी बन गई थी। कभी एक गांव में 20 ऊंची जाति के लोग मार दिए जाते और दूसरे गांव में बदले में 20 दलित काट दिए जाते। लेकिन बात ना यहीं तक नहीं रुकी। कास्ट सिर्फ सामाजिक माहौल नहीं बिगाड़ रहा था, धीरे धीरे कास्ट का गंदा खेल हर चीज में घुसना शुरू हो गया था। सरकारी नौकरी कास्ट के आधार पर मिलती थी, टिकट कास्ट के आधार पर बांटे जाने लगे, कई बाहुबली लीडर्स कास्ट के आधार पर जीतते थे और उसी कास्ट मसल का इस्तेमाल करके राजनीति चलाया करते थे। इस पूरे फेस में बिहार काफी पीछे हो गया था। नई इंडस्ट्रीज ने बिहार में प्रवेश करना ही बंद कर दिया था और जो पुरानी फैक्ट्रीज थी ना, वो एक एक करके धड़ल्ले से बंद हो रही थी। ट्रक ओनर्स जो थे वो बिहार के अंदर माल नहीं बेचते थे। बिजनेसमैन पटना छोड़कर दिल्ली, कलकत्ता और रांची में शिफ्ट होने लग गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी, खत्म हो चुकी थी। और यही कारण है कि उस दौर को जंगल राज कहा गया। लेकिन सच्चाई ये है कि जंगल राज शब्द जो है ना, वो भी छोटा है। ये वो अंधेरे का दौर था जिसने बिहार को 50 साल पीछे धकेल दिया। बिहार 90s के आखिर तक जिस हालत में पहुंच चुका था, वो किसी भी मॉडर्न स्टेट के लिए शर्म की बात थी। पूरा स्टेट आरजेडी के कास्ट सेंट्रिक मॉडल के नीचे दब चुका था। ऐसे माहौल में कोई भी उम्मीद नहीं करता था कि बिहार कभी नॉर्मल भी बन पाएगा। लेकिन यहीं एंट्री होती है नीतीश कुमार की, जो खुद भी जेपी आंदोलन से ही निकले थे। और सबसे बड़ी बात, नीतीश खुद कुर्मी कास्ट से आते थे, जिसकी पॉपुलेशन बिहार में हार्डली 2-3% है। यानी थियोरेटिकली ऐसे कास्ट बेस के साथ सत्ता में टिकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन नीतीश ने उसी बिहार में 20 साल सीएम रहकर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े कास्ट ब्लॉक्स वाले नेता कभी नहीं कर पाए। उन्होंने कास्ट को ना एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कास्ट को समझकर उसी सिस्टम के अंदर उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। नीतीश की एक और खास बात थी कि उन्होंने अपने पूरे करियर में एक भी कास्ट पोलराइजिंग स्टेटमेंट नहीं दी, कभी भी। ना उन्होंने किसी कास्ट को विलेन बताया और ना ही किसी कास्ट को हीरो बताया। और ये बात ना नीतीश के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक साबित भी हुई। और ये सब ना इतना आसान नहीं था। जब नीतीश कुमार सत्ता में चुन के आए तो उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि आए दिन बिहार में कास्ट बेस्ड वायलेंस हो रहा है, उसको रोका कैसे जाए, जो बिहार को ना पूरी तरीके से लहूलुहान कर चुका था। इसके लिए नीतीश कुमार ने आते ही लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा। नीतीश ने आते ही पुलिसिंग को बदल दिया।
हजारों क्रिमिनल्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए जेल भेज दिया गया। और ये जो अपराधी थे ना, इनको जेल भेजने से पहले किसी की कास्ट नहीं देखी गई। बाहुबली, शूटर, किडनैपर, एक्सटॉर्शनिस्ट, नीतीश ने किसी को नहीं छोड़ा। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कास्ट बेस्ड वायलेंस को खत्म किया, उनके ऊपर फास्ट ट्रैक एक्शन किया। साथ ही इसी दौरान कास्ट मिलिशियाज पर वो क्रैकडाउन हुआ जो लालू एरा में ना कभी पॉसिबल ही नहीं था। कास्ट बेस्ड मिलिशियाज जो कभी ओपनली ऑपरेट किया करती थी, उनके ऊपर क्रैकडाउन करके उनको खत्म किया गया। पहली बार बिहार में क्लियर मैसेज ये था कि अब बिहार को सरकार चलाएगी, कास्ट की आर्मीज नहीं। इस सब से ना बिहार में स्थिति बहुत सुधरने लगी, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन नीतीश ना इस बात को जानते थे कि एक बहुत लंबे इलाज का मात्र पहला स्टेप है। जंगल राज की जो असली जड़ थी वो ये हिंसा नहीं थी, असली जड़ थी कास्ट डोमिनेशन का वो जहर जिसे 2 दशकों तक जानबूझकर पाला गया था बिहार में। इसी कारण नीतीश कुमार ने कई स्टेप्स ऐसे लिए ताकि आरजेडी की इस कास्ट कंसोलिडेशन की कमर को तोड़ा जा सके। यही नीतीश कुमार का सबसे बड़ा और सबसे स्मार्ट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था। नीतीश कुमार का सबसे पहला और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। लालू के दौर में बैकवर्ड पॉलिटिक्स सिर्फ यादव सेंट्रिक बन चुकी थी। ओबीसी का मतलब यादव और बाकी सारी कास्ट साइड में। नीतीश ने पहली बार यह समझा कि बिहार की सबसे बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी यादव नहीं है बल्कि ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। पता है पॉपुलेशन कितनी थी? 36%, 36%। इन्हें कभी किसी भी पॉलिटिकल रूप से मोबिलाइज किया ही नहीं गया था। नीतीश ने पूरे सरकारी ढांचे में ईबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। पंचायत रिजर्वेशन में ईबीसी कोटा डाल दिया, स्कीम्स का टारगेटेड डिलीवरी किया गया। और दूसरी ओर ब्लॉक ऑफिसर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें उनकी रीच बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, बाकी के जो ईबीसी कास्ट ग्रुप्स थे ना, वो भी अब मेन स्ट्रीम में आने लगे। और यही ब्लॉक आगे चलकर नीतीश का सबसे मजबूत वोटर बेस बना और इसी ने आरजेडी के यादव सेंट्रिक मोनोपोली की कमर तोड़ दी। फिर आता है नीतीश कुमार का दूसरा बड़ा कदम, महादलित क्लासिफिकेशन। इससे पहले दलित पॉलिटिक्स भी सिर्फ कुछ डोमिनेंट एससी ग्रुप्स तक सीमित थी। मूसाहर, रविदास, डोम, इन जैसे बेहद कमजोर एससी कम्युनिटीज को हमेशा एक्सप्लॉइट ही किया गया था। नीतीश ने इनको महादलित कैटेगरी बनाकर टारगेटेड अपलिफ्टमेंट करना शुरू किया। स्कूल यूनिफॉर्म्स, स्कॉलरशिप, घर घर टॉयलेट स्कीम, लैंड पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा बेनिफिट ना महादलित कम्युनिटीज को आराम से मिलने लगा। नीतीश कुमार के इस मूव ने ना आरजेडी के एससी वोट बैंक में सीधी सेंध लगा दी और बिहार की जो कास्ट पॉलिटिक्स थी उसकी दूसरी दीवार को भी तोड़ दिया। लेकिन नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वो था विमेन वोटर्स को अपना लॉयल वोट बैंक बना लेना, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो। इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को कास्ट से बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर बना दिया बिहार में। अब प्रश्न आता है कि नीतीश कुमार ने ऐसा किया कैसे? तो नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट थी उसने पंचायती जैसे चुनाव में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया। विमेन एसएचजीज जैसे जीविका, उन्होंने लाखों महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। साइकिल स्कीम, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, इन सब ने लाखों लड़कियों को पहली बार स्कूल जाने का मौका दिया। और फिर महिलाओं को अपना लॉयल बनाने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दी। अब कोई डिबेट ये कर सकता है कि कैसी शराबबंदी है भाई, ये शराब तो अभी भी मिलती है। देखिए कंप्लीटली फेयर है, लेकिन अब शराब लेने के लिए ना जद्दोजहद करनी पड़ती है। पहले फ्रीली अवेलेबल थी। पूरी तरीके से बैन ना कर पाना नाकामी है, पर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिहार की महिलाओं पर और उनकी आजीविका पर पड़ा है। और भाई देखो, अब इस बात से तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि ये सब करने से महिला वोट बैंक नीतीश के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो चुका था। और इस बात का रिजल्ट ये हुआ कि यादव प्लस मुस्लिम के अलावा आरजेडी के पास अब कोई दूसरा सॉलिड ब्लॉक नहीं बचा था। और वहीं दूसरी ओर अगर नीतीश को देखा जाए तो सारी कास्ट, ईबीसी, महादलित, अपर कास्ट, विमेन, नीतीश के गवर्नेंस मॉडल के पीछे कंसोलिडेट होने लगे थे। नीतीश की अगली सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने कास्ट डोमिनेशन के जहर को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। कास्ट बेस्ड पोस्टिंग्स अब कम होने लगी थी। एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली न्यूट्रल होने लगा था और नॉन कास्ट लाइंस पर ऑपरेट करने लगा था।
जैसे जैसे बिहार मेन स्ट्रीम इंडिया से रिकनेक्ट होने लगा, लोगों को समझ में आने लगा कि लालू एरा ने बिहार को सिर्फ 50 साल पीछे नहीं धकेला था, बल्कि बैकवर्ड कम्युनिटीज का भी सबसे ज्यादा नुकसान इसी दौर में हुआ था। इधर बीजेपी नेशनलिज्म, हिंदू और डेवलपमेंट मॉडल के आधार पर तेजी से राइज कर रही थी। बिहार भी इस वेव का हिस्सा बनने लगा। बिहार में एक नया वोटर बेस तैयार हो रहा था जो कास्ट से हटकर हिंदुत्व और नेशनलिज्म के ऊपर वोट कर रहा था। बदलाव बेशक स्लो था, रुक रुक कर आया होगा, लेकिन आया जरूर। और इस बदलाव की सबसे बड़ी मोहर 2025 के चुनाव ने लगा दी, क्योंकि इस चुनाव ने यह साबित कर दिया था कि बिहार में आरजेडी की कास्ट पॉलिटिक्स, इसकी अब आखिरी गिनती ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। देखिए 2025 का चुनाव कोई नॉर्मल कॉन्टेस्ट नहीं था। ये सीधी लड़ाई थी इस बात की कि क्या बिहार अभी भी उसी पुरानी कास्ट के दलदल में फंसा रहेगा या आखिरकार उससे बाहर निकलेगा। और जो रिजल्ट आया ना, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि बिहार अब आगे बढ़ना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस राज्य में दशकों तक कास्ट डोमिनेंस रहा है, कास्ट वायलेंस रहा है, वहां बीजेपी का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाना और जेडीयू के साथ मिलकर ऑपोजिशन को साफ कर देना आखिरकार पॉसिबल कैसे हुआ। हिस्टोरिकली आरजेडी का पूरा बेस जो है ना, वो यादव मुस्लिम कंसोलिडेशन पर टिका होता है। लगभग 30-32% का ये सॉलिड ब्लॉक होता है जो हर चुनाव में ये कहा जाता है कि उनके पीछे ही खड़ा होगा। लेकिन एनडीए ने यहीं पर चोट मारी, और ये बात समझने के लिए ना सबसे पहले एनडीए का नया MY फॉर्मूला समझना जरूरी है, महिला और युवा का फॉर्मूला। 2025 के चुनाव से पहले एनडीए ग्राउंड के ऊपर इसी इक्वेशन पर काम कर रहा था। ये आरजेडी के पुराने MY यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूला जो है ना, उससे सीधा सीधा 2 गुना बड़ा ब्लॉक है। यानी महिला और युवा मिलाकर बिहार का 60-65% वोट बनाते हैं, और यही इक्वेशन आरजेडी के कास्ट पॉलिटिक्स का पूरा गेम एक झटके में खत्म कर गई। इस चुनाव में ना महिलाओं ने पुरुषों से करीब 9% वोट अधिक डाला है, और ये मानकर चलिए कि ऑलमोस्ट सारा वोट जो है ना, वो एनडीए की तरफ गया है। ऐसे कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं। अब जरा सोचिए कि किसी चुनाव में 9% वोट सीधा किसी पार्टी के लिए बढ़ जाना चुनाव को किस तरीके से बदल सकता है। इसके अलावा ये जो ऑपोजिशन वाले जेन जी के रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना, बिहार के अंदर जेन जी ने एक्चुअल में रेवोल्यूशन किया है, पर उनके ही खिलाफ। बिहार में 18 से 39 वाला जो वर्ग है ना, जो टोटल वोटर्स का 47% है, इसी वर्ग ने ओपन टिल्ट दिखाया है एनडीए की तरफ। यंग वोटर्स पर ना ऑपरेशन सिंदूर और नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव काफी स्ट्रांग रहा था, और कई यूथ ओपनली कह रहे थे कि उन्हें एक स्ट्रांग सरकार चाहिए, और उनका वोट सिर्फ कास्ट पर नहीं, नेशनल प्राइड और लोकल सेफ्टी पर बेस्ड होगा। दूसरा बड़ा खेल होगा यादव कम्युनिटी के अंदर। देखिए इस इलेक्शन में देखा गया कि यादवों के अंदर भी ना एक ब्लॉक है, स्पेशली अर्बन यूथ यादव का। दूसरा बड़ा खेला होगा यादव कम्युनिटी के अंदर। देखिए इस इलेक्शन में देखा गया कि यादवों के अंदर भी एक बड़ा ब्लॉक, जो कि स्पेशली अर्बन एरियाज में रहते हैं और यंग हैं। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ यादव नहीं, मुस्लिम वोट बैंक के अंदर भी एक अनएक्सपेक्टेड क्रैक आया है, पसमंदा मुस्लिम्स का। एनालिस्ट और ग्राउंड रिपोर्ट दोनों मानते हैं कि पसमंदा मुसलमानों ने भी इस बार एनडीए को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दिया है, और जो बची कुछ कसर थी ना, वो आरजेडी वालों ने खुद पूरी कर दी चुनाव के अंदर पुराना जातिवाद लाकर। इलेक्शन के दौरान भयंकर जातिवादी गाने, भयंकर भड़काऊ नारे और 90s वाला नैरेटिव वापस लेकर आ रहे थे आरजेडी वाले। इनफैक्ट आप इनके गाने सुनो, जिसमें बाकायदा उस जातिवाद को ग्लोरीफाई किया गया जिसने बिहार को 50 साल पीछे धकेल दिया था, और शायद आरजेडी के लिए यही सबसे बड़ा सेल्फ गोल साबित हुआ। ऊपर से देखिए एनडीए का ना ये चुनाव जीतना अपने आप में काफी बड़ी बात थी, क्योंकि जो चुनाव था ना, वो काफी मुद्दों पर, कई मुद्दों के ऊपर बहुत लोकलाइज था। पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद की जो लहर थी ना, उसके कारण बिहार का जो वोटर था वो पहली बार 2 लेयर्स के अंदर वोट डाल रहा था, लोकल डेवलपमेंट और नेशनल प्राइड, और इन दोनों में आरजेडी फिट नहीं बैठ रही थी। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये पहला इलेक्शन है बिहार के अंदर जहां पर ये दिखा कि कास्ट बेस्ड नैरेटिव जो है ना, वो बिहार के इलेक्शन में उतना बड़ा नहीं था। इस बार लोगों ने कास्ट के ऊपर पहले की तरह वोट नहीं किया, और एनडीए ने हर कास्ट बेल्ट के अंदर वोट लिया है, इवन मुसलमानों के भीतर भी। मुस्लिम बेल्ट्स, दलित बेल्ट्स, महादलित बेल्ट्स, ईबीसी बेल्ट्स, यादव बेल्ट्स, अर्बन बेल्ट्स, अपर कास्ट बेल्ट्स, हर जगह एनडीए ने वोट लिया है। कई सीटों पर तो एनडीए ने ऐसे मार्जिन से जीत हासिल की है जो इम्पॉसिबल माने जाते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कास्ट अर्थमेटिक जो था वो कोलैप्स हो गया था। आरजेडी का पुराना कास्ट कंसोलिडेशन गेम इस पूरे इलेक्शन में पूरी तरीके से जमीन में धंस गया, जो कि ये बात बताता है कि आरजेडी ने जो कास्ट की गंदी राजनीति पैदा की थी ना, वो अब बिहार में धीरे धीरे खत्म हो रही है। देखिए 2025 के नतीजे ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि बिहार अब उस पुराने कास्ट दौर में वापस नहीं जाना चाहता है। लोगों ने साफ सिग्नल दे दिया है कि उन्हें कास्ट वॉर नहीं, सीधा विकास चाहिए, विकास। और यही ना बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा शिफ्ट है।
और इसी शिफ्ट ने बिहार को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां यूपी 2017 में खड़ा हो गया था। यूपी भी सालों तक कास्ट ड्रिवन स्टेट था, माफिया राज यहां पर चलता था, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ पड़ा था, इन्वेस्टमेंट के नाम पर ना कुछ भी नहीं होता था। लेकिन वहां कास्ट पॉलिटिक्स पूरी तरीके से ढह गई। बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली, योगी सरकार आई जिसने हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट के मॉडल पर एक स्टेबल शासन दे दिया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। यूपी में माफिया खत्म हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, एक्सप्रेसवेज बने, इंडस्ट्रीज आई और यूपी अब एक अनसेफ बैकवर्ड स्टेट से निकलकर देश के सबसे फास्ट इंप्रूविंग स्टेट्स में शामिल हो चुका था। बिहार आज बिल्कुल इसी जंक्शन पर खड़ा हुआ है और फर्क इतना है कि बिहार के पास एडवांटेज ज्यादा है। यंग पॉपुलेशन है, चीप लेबर है, परफेक्ट लॉजिस्टिक लोकेशन है और काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अब बिहार के पास रियलिस्टिक मौका है कि वो अपना पूरा नैरेटिव रीसेट कर दे। अगर एनडीए सरकार स्टेबल रहती है तो बिहार में प्राइवेट कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक चेन्स, आईटी पार्क्स, इन सबको लाया जा सकता है। ऑलरेडी बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज और ई कॉमर्स फर्म्स बिहार को अपने नए वेयर हाउस हब के रूप में देख रही हैं और एनडीए गवर्नमेंट साफ साफ बोल चुकी है कि अगले 5 साल में उनकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो इन्वेस्टमेंट प्लस जॉब क्रिएशन रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर ना बीजेपी और एनडीए को एक बात क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लेनी चाहिए। बिहार के लोगों ने उन्हें कास्ट अपीजमेंट के लिए नहीं चुना है। वोटर ने इस बार साफ साफ दिखाया है कि कास्ट पॉलिटिकल गेम से वो थक चुके हैं। उन्हें जॉब्स चाहिए, सेफ्टी चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए और एक ऐसा स्टेट चाहिए जो सशक्त हो। बिहार के पास मैसिव पोटेंशियल हमेशा से था, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स ने सब कुछ रोक कर रख दिया था। लेकिन अब जब एनडीए के पास अप्रत्याशित सीट्स हैं, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बिहार में बिना बीजेपी के सरकार बनाना इम्पॉसिबल है, तो बिहार को ना अब बिना अपीजमेंट के, बिना कास्ट पॉलिटिक्स के चलाया जाना चाहिए और बिहार की ग्रोथ यूपी के ग्रोथ से भी ज्यादा तेज होनी चाहिए। जो नुकसान पिछले 50 सालों में हुआ है ना, वो सिर्फ 8-10 सालों में रिकवर किया जा सकता है अगर एनडीए इस मैंडेट का सही से इस्तेमाल करती है। तो बिहार वही ट्रेजेक्टरी फॉलो कर सकता है जिसमें यूपी 2017 के बाद गई और आने वाले दशक में बिहार बैकवर्ड स्टेट नहीं बल्कि इंडिया का सबसे फास्ट राइजिंग स्टेट बन सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन तीनों ही आपके पास मौजूद हैं। इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।